हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको कुछ कहना रहता है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप किसी भी वीडियो को इस चैनल पर देखते हो उसके बारे में कुछ कहना है, वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता कुछ ऐसा है। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, शादीशुदा इंसान होता है, उम्र 30 साल होता है। अब 30 साल का वो व्यक्ति जो है गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करता था। पुश्तैनी ज़मीन थी तो उसमें वो खेती वगैरह करता था। खास करके उसका मूंगफली का वो खेती करता था सीजन के वक्त। तो वही उसके परिवार का गुजारा होता। पत्नी है और एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। उस व्यक्ति का शादी करीब 20 साल पहले हुआ था और उसकी पत्नी की उम्र 28 साल होती है। ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन शाम को, और पत्नी जो है कभी कभार अपने पति का हाथ बटाने के लिए वो कभी कभार खेतीबाड़ी में चला जाता था और अक्सर ये दोपहर के वक्त जाती थी। दोपहर के बाद खाना वाना बनाने के बाद जब बच्चा स्कूल से आ जाता है, उसको खिला के फिर उसको सुलाने के बाद जब वो सोते रहता है, तब जो पत्नी जो है अपने पति का हाथ बटाने के लिए चली जाती है और साथ में दोनों शाम के वक्त लौट आते। वैसे ही एक दिन आ रहा था दोनों पति पत्नी, तो किसी ने पीछे से आकर उस व्यक्ति के ऊपर हमला करता है। और हमला बड़ी ही तेजधार हथियार से हुआ था, कुल्हाड़ी से हमला किया था। अब पीछे से हमला किया था इसीलिए इन दोनों को पता भी नहीं चला और ताबड़तोड़ हमला होता है कुल्हाड़ी से और उस व्यक्ति का मौके पर मौत हो जाता है। अब जब एक गरीब इंसान को इस तरीके से शाम के वक्त थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था, पति पत्नी के अलावा कोई नहीं था, तो जब ये हमला हुआ, हमलावर तुरंत वहां से भाग जाता है और कुल्हाड़ी वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन पत्नी जो है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन गांव से थोड़ी दूर में था वो खेती बाड़ी, इसलिए किसी के कान में पत्नी की आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो पत्नी दौड़ते हुए गांव की तरफ आती है, रोती है, चिल्लाती है। सारे लोग जमा होते हैं, पूछते हैं जो क्या हुआ। तो पत्नी रोते हुए सब कुछ बताती है, जो ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग वहाँ से खेतीबाड़ी से आ रहे थे और मेरे पति के ऊपर ना जाने कौन बदमाश हमला कर दिया, मेरे पति का बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तुरंत लोग वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद पति को जब देखता है, पहली नज़र में लोगों को लग गया था इसका मौत हो गया, फिर भी औपचारिक जो होता है लोगों ने उठाया। उठाने के बाद जो भी नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पर लेकर गया। ले जाने के बाद गांव में तो सनसनी फैल जाती है, लेकिन डॉक्टर ने देखने के बाद बता दिया जो इनका तो मौत हो गया। अब एक तेजधार हथियार से वार करके उनको मारा गया था। गांव वाले गुस्सा होता है, जो गांव के अंदर ऐसा कौन कर सकता है। और जिस इंसान को मारा गया था, जिस व्यक्ति को मारा गया था, वो बड़ा भोले भाला था, सीधा सिंपल आदमी था। किसी से कुछ लेन देन नहीं था, किसी से कोई झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था, बस अपने काम से काम रखता और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। तो फिर इस व्यक्ति को मारने का पीछे का मोटिव क्या है और किसने मारा, क्यों मारा, यही सब लोगों के जहन में था। अब ये हादसे में मौत है तो पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होती है, लेकिन पोस्टमार्टम से वही पता चलता है जो तेजधार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया था, जिसके चलते मौत हुआ, जो लोगों ने देखा था, खून बहा था। लेकिन कौन मारा, किसने मारा, किसी को कुछ नहीं पता। तो उस व्यक्ति का जो नाम होता है लोकेंद्र पटेल। अब लोकेंद्र पटेल के बारे में खंगाल रहा था। जब खंगालते खंगालते पुलिस के हाथ में कुछ सबूत लगता है और आपको जानकर हैरानी होगी। इस पर पुलिस जब थके हारे बैठ जाता है, फिर नया इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है। जब उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने पता किया, पता चला कि उस व्यक्ति को मारने वाला किसी पराया इंसान के हाथ नहीं था, बल्कि उसके पत्नी के हाथ थे। और उसकी पत्नी ने उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर, यानी चचेरे देवर के साथ मिलकर उस व्यक्ति का मौत के घाट उतारा। बाकी हर कोई हैरान हो जाता है, जो पत्नी आखिर ऐसा क्यों किया। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिला है झांसी। और इसी झांसी के अंदर एक और जगह लगता है, थोड़ी फतेहपुर। और इस फतेहपुर का एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम लोकेंद्र पटेल है। 30 साल उम्र होता है। करीब 10 साल पहले शादी हुई थी और जिस महिला से इसका शादी होता है, जिस लड़की से शादी हुई थी, उसका नाम होता है राम कुमारी। राम कुमारी 28 साल का थी और इन दोनों के बीच में एक बेटा भी था, 6 साल का बेटा था। बड़े
खुशहाल परिवार था, 3 लोगों का परिवार था। भले ही वो लोग गरीब था, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था लोकेंद्र पटेल। लोकेंद्र पटेल जो है खेती-बाड़ी करता था, पुश्तैनी ज़मीन थी, तो उसी में वो फसल उगाते सीज़न के वक़्त, और ख़ास करके वो मूँगफली का खेती करता था। उसी से उसका गुज़ारा होता, उसका परिवार चलता। बेटे से एक बेटा है, तो इसीलिए दोनों माँ और पिता दोनों बहुत प्यार करते थे, लाड-प्यार से उसको बड़ा कर रहे थे। अब यहाँ लड़का धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, लड़के को स्कूल में एडमिशन करा देता है। लेकिन पत्नी जो है कभी-कभार जब उसको टाइम मिलता है, ख़ास करके दोपहर के बाद ही उसको टाइम मिलता है, घर का खाना-वाना हो जाने के बाद बच्चा स्कूल से आ जाता है, उसको खिला के, पिला के उसको सुला देते हैं। फिर उसके बाद पत्नी जो है अपने पति का हाथ बटाने के लिए वो भी खेती-बाड़ी में चला जाता। इन लोग का रूटीन था, यही सब चलता था। लेकिन तारीख थी, आपको मैं बता दूँ, 30 सितंबर 2021 की बात है ये। 30 सितंबर 2021 में शाम के वक़्त पति-पत्नी जब खेती-बाड़ी से लौट रहा था, तभी जो है पीछे से कोई अनजान शख्स आकर उस लोकेंद्र पटेल के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद उसकी मौत हो जाता है। उसके बाद गाँव में हंगामा मचता है, किसी ने देखा नहीं था। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उसमें वही पता चलता है जो तेजधार हथियार से वार किया गया, और बार-बार वार करने की वजह से व्यक्ति का मौत हुआ। पत्नी साथ में थी, और पत्नी को पता भी नहीं था। पत्नी जब पति का मौत हो गया, वो सदमे में थी, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मामला जो है धीरे-धीरे थोड़ा ठंडा पड़ने लगे, लेकिन गाँव वाले का गुस्सा फूट पड़ता है। गाँव वाला जो है कलेक्टर ऑफ़िस के पास जाकर धरना प्रदर्शन करता है। जब धरना प्रदर्शन करता है तो कलेक्टर ऑफ़िस से एक पेशर आते हैं। आने के बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ती है। पुलिस जो है अब इस केस को लेकर अब छानबीन करने लगता, पूछताछ करने लगता, पत्नी से भी पूछताछ करता। तो पत्नी जो है गाँव के 3 व्यक्ति का नाम बताती है। एक तो गाँव का मुखिया होते हैं, और दूसरा 2 रसूखदार पैसा वाले इंसान का नाम बताता है। लेकिन गाँव वाले को किसी को भी यकीन नहीं हुआ था, जो पत्नी राम कुमारी जो बता रही है ये सच हो सकता है। क्योंकि गाँव का मुखिया भी बहुत भला इंसान था, उनका कोई बैकग्राउंड खराब नहीं था, और जो 2 बड़े रसूखदार इंसानों का बारे में बताई राम कुमारी, उन लोगों का भी बड़ी इज्जत था गाँव में। तो किसी ने यकीन तो नहीं किया, लेकिन सब लोग यही सोचने लगे आखिर राम कुमारी इन तीनों का नाम क्यों लिया? तो पुलिस ने उन तीनों से थोड़ा बहुत पूछताछ किया, कोई सबूत नहीं मिला। इसके वजह से ये केस धीरे-धीरे ठंडा में चला गया, लेकिन गाँव वाला चुप नहीं बैठा। गाँव वाला इसलिए चुप नहीं बैठा, अब ये जो माँ-बेटा है, राम कुमारी और लोकेंद्र पटेल का जो बेटा है, वो दोनों उस गाँव में अकेला पड़ चुके थे। राम कुमारी विधवा हो गई थी, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन जो भी परदेश से आता, जो भी बाहर काम करता, राम कुमारी से जब गाँव में आता, राम कुमारी से मिलने ज़रूर जाता। जब राम कुमारी को सुख-दुःख की बातें करता, कुछ मदद करता, राम कुमारी बहुत रोती। सारे लोगों को तकलीफ़ होता, जो लोकेंद्र पटेल बहुत भला व्यक्ति था, और उसको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। कौन मार सकता? किसी के साथ तो दुश्मनी था नहीं था, किसी के साथ लेन-देन नहीं था, तो फिर लोकेंद्र पटेल को किसने मारा? गाँव वाले के अंदर गुस्सा दिन-ब-दिन बढ़ता गया। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं किया, पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं, और इस मामले में कोई पुलिस सबूत भी नहीं जुटा पाया। तो ऐसे कैसे पुलिस वाला चुप बैठ सकता है? गाँव वाले जो है, जो कलेक्टर ऑफ़िस होता है, वहाँ पे जाकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। पुलिस उतरते हैं, समझाते हैं, लेकिन गाँव वाला समझने को तैयार ही नहीं था। गाँव वाले का बस एक ही माँग था, जो लोकेंद्र पटेल को जिसने भी मारा उसको आप पकड़ो, उसको सज़ा दो, और मारने का पीछे का मोटिव हम लोगों को बताओ। आखिर कौन मारा? क्यों मारा? आखिर दुश्मनी क्या था? लोकेंद्र पटेल तो हम लोग ने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उस व्यक्ति को। वो बहुत ही भला इंसान था, बहुत ही भला व्यक्ति था, किसी के साथ आज तक ऊँची आवाज़ में बात नहीं किया। तो फिर उस व्यक्ति का इस तरीके से मौत के घाट उतारने का पीछे का मकसद क्या था, मोटिव क्या था? बस हम लोगों को यही जानना है, और मारने वाले को सज़ा दो। पुलिस के ऊपर ये सारी बात प्रेशर आने लगे गाँव वाले का, तो कलेक्टर ऑफ़िस से एक नया टीम गठित किया जाता है, एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो एसआईटी जब गठित किया जाता है, तो उसमें बहुत नया-नया ऑफ़िसर को जोड़ा जाता है, जो एक उस व्यक्ति को मारा गया। गाँव वाला बहुत गुस्से में है, तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और मीडिया भी कवरेज कर रहा था इस खबर को। तो इसीलिए नए-नए जब पुलिस अधिकारी को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है, तो उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ नया तरीका यूज़ करता है। जो भी पुराना वाला पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन किया था, उन लोगों से बातचीत किया,
उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ सबूत नहीं था। लेकिन जिस तेज़धार हथियार से उसे मारा गया था और जो क्राइम सीन था वहाँ पर भी नया इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँचता है और उस तेज़धार हथियार के बारे में पूछताछ करता है, पुलिस को वो भी नहीं मिला था। अब पुलिस ने पहले वाले पुलिस का टीम जो है लोकेंद्र पटेल का मोबाइल का सीडीआर निकाला था, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग। हो सकता है उससे कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन उसमें से भी कुछ क्लू नहीं मिला। तो जो नया ऑफिसर था उन्होंने कुछ दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा चलो लोकेंद्र पटेल के बारे में तो पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, गांव वाले से पूछताछ हुआ, 3 लोगों का नाम बताया, उन 3 लोगों से भी पूछताछ हुआ, उन तीनों लोगों का बैकग्राउंड देखा गया, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन सारे लोगों ने जिनको इग्नोर किया था वो था लोकेंद्र पटेल का पत्नी राम कुमारी। अब नया ऑफिसर की जो टीम होता है उन लोगों ने राम कुमारी का मोबाइल का सीडीआर निकालता है। राम कुमारी के पास भी मोबाइल थी और उसका जब सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग आते हैं तो उसमें एक चौंकाने वाला नंबर दिखाई देता है। एक तो लोकेंद्र पटेल का नंबर था, सबसे ज़्यादा दिन में करीब 3-4 मरतबा लोकेंद्र पटेल से ही बात होती थी राम कुमारी का। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं था, पति पत्नी का बात है, छोटी छोटी बातों को लेकर फोन पे बातें हुआ करता था। लोकेंद्र पटेल दिन भर खेती बाड़ी में रहता था तो राम कुमारी घर से फ़ोन किया करते थे। पति पत्नी का रिश्ता है और फ़ोन पे बातें करना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके अलावा भी लोकेंद्र पटेल के अलावा भी एक नंबर राम कुमारी का मोबाइल से पाया जाता है, जिस नंबर में देखा गया कि 6 महीने के अंदर 11,374 कॉल किया गया था टाइम। अब कितना टाइम बात हुआ वो तो हद से ज़्यादा है, लेकिन 6 महीने के अंदर 11,374 बार उस नंबर पर कॉल किया गया, कॉल आया गया, दोनों के बीच में ऐसा हुआ। तो पुलिस ने सोचा ये नंबर किसका है। जब उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है ये एक आदर्श पटेल करके है। आदर्श पटेल एक लड़का होता है, 20 साल का लड़का होता है, उसका नंबर है और वो उसी गांव का रहने वाला होता है जिस गांव में ये घटना हुई थी, लोकेंद्र पटेल का मौत हुआ। जो अंदर ही अंदर पता करता है, खबरी को लगवाया था जो आदर्श पटेल कौन है पता करो, तो खबरी को पता लग गया जो आदर्श पटेल तो लोकेंद्र पटेल का चचेरा भाई है। बस पुलिस वाले को जैसे ये पता चलता है आदर्श पटेल को उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद उसे पूछताछ करता है, लेकिन आदर्श पटेल जो है पुलिस का एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हर सवाल का झूठ बताते गया, हर सवाल का गलत जवाब दिया। जो हमें फंसाए जा रहे, मेरा भाभी है इसीलिए मैं बातचीत करता था। तो पुलिस को भी लगा हो सकता है बातचीत करता है, भाभी देवर भाभी का रिश्ता है, तो इसमें कोई सबूत तो ऐसा नहीं था जो वो मार सकता है आदर्श पटेल। तो पुलिस वाले ने एक तुक्का लगाया, जो आदर्श पटेल तो कुछ उगाल नहीं रहे और इसे देख के भी नहीं लग रहा इतना कॉन्फिडेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस का शक जो है आदर्श पटेल के ऊपर जा रहा था और राम कुमारी के ऊपर जा रहा था। इसीलिए एक तुक्के पे पुलिस का टीम जो है राम कुमारी के घर आते और राम कुमारी को उठाकर पुलिस थाने ले जाता है, जो आपसे कुछ पूछताछ करना है। और इससे पहले कई मरतबा राम कुमारी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कई दिनों से ये घटना मामला चल रहा था, आना जाना, पुलिस स्टेशन में ले जाना, बातचीत करना, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर पुलिस वाला आया और राम कुमारी को उठाकर ले गया, थाने में बातचीत कर रहा था। अब नया ऑफिसर नया नया सवाल कर रहा था, हर सवाल का जवाब जो है राम कुमारी सही सही दे रही थी। अब ऐसा लग रहा पुलिस वाले को जो शायद ये केस का कभी सच्चाई सामने नहीं आएगा, क्योंकि राम कुमारी भी जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे रही है। लेकिन राम कुमारी को पुलिस वाले आखिरकार एक बात बताते हैं, जो देखो हमें सब पता है और लोकेंद्र पटेल को, तुम्हारे पति को मारने वाला कौन है, वो मुजरिम पकड़ा गया है, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। राम कुमारी पूरा कॉन्फिडेंट के साथ थी। राम कुमारी कह रही है, देखिए इससे पहले भी हमें धमकाया गया और हमें फंसाने की कोशिश किया गया, भला मैं अपने पति को क्यों मरवाऊंगी और क्यों मारूंगी। तब पुलिस वाला कहता है, ठीक है आपने नहीं मरवाया, आपने नहीं मारी, लेकिन आदर्श पटेल पकड़ा गया, आदर्श पटेल अपना गुनाह कबूल कर लिया। जैसे ये बात पुलिस वाला राम कुमारी के सामने करता है तो राम कुमारी का चेहरे का रंग ही बदल जाता, उड़ जाता, पूरा पसीना पसीना हो जाती है। आप पुलिस को समझने में देर नहीं लगते, जो आप ये जो तुक्का पुलिस वाले लगाया वो काम पे लगा, सीधा निशानी पर जाकर लगी।
तो इसीलिए आप पुलिस वाले जो है फिर से दोबारा पूछताछ जो देखो, अगर आसानी से बता दोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें पुलिसिया अंदाज का पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकते हैं। ये मत सोचो तुम महिला है तो तुम्हारे साथ नरमी से में पूछताछ किया जाएगा, बल्कि तुमने अपने पति का मर्डर किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती किया जाएगा। अच्छा होगा तुम सच सच बता दो। रामकुमारी पहले से ही डर गई थी और आदर्श पटेल का जब कबूलनामा पुलिस वाले ने बताया तो आखिरकार रामकुमारी बताती है, हाँ, मैं और आदर्श पटेल मिलकर, यानी मेरा चचेरा देवर मिलकर ही अपने पति का मौत के घाट उतारा। जब पुलिस के सामने ये कबूला तो उसके बाद पुलिस वाले जो है पूरा विस्तार से जानना चाहा, जो आखिर बताओ सच्चाई क्या है, आखिर क्यों मरवाया। आदर्श पटेल तो हम लोग को बताया, लेकिन तुम्हारे मुंह जबानी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आदर्श पटेल पूरी दोस्त तुम्हारे नाम पे दिया, तुमने ही उसे मारा। तो इसमें रामकुमारी बताती है, नहीं, मैंने अकेला नहीं मारी हूँ, बल्कि मेरा साथ मेरा चचेरा देवर आदर्श पटेल भी था, और उसी ने कुल्हाड़ी से मेरे पति के ऊपर वार किया, और वह कुल्हाड़ी जो है मेरे घर में मौजूद है। वो तेजदार हथियार पुलिस वाले को नहीं मिला था, लेकिन अब रामकुमारी ने बताया कुल्हाड़ी से वार किया था, और वो कुल्हाड़ी मेरे ही घर में मौजूद है। पुलिस का टीम जाते हैं, उस तेजदार कुल्हाड़ी को भी उस घर से बरामद करते हैं, और सबूत के तौर पे वो भी पेश किया जाता है कोर्ट में। लेकिन रामकुमारी पूरा विस्तार से पुलिस वाले को बताती है आखिर पति को मौत के घाट उतारने का पीछे का वजह क्या था। रामकुमारी एक कहानी बताती है। रामकुमारी बताती है, जो हमारे रिलेशन में, हमारे रिश्तेदारी में एक का शादी थी, और उस शादी समारोह में मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा गए हुए थे, और जबकि आदर्श पटेल जो मेरा चचेरा देवर है, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया था। एक फैमिली में था, तो उन लोग भी गए थे, आदर्श पटेल भी गए हुए थे। जो शादी समारोह में एक लड़की को देखकर मेरा देवर जो है उसको ऊपर दिल दे बैठा, उसे वो बहुत पसंद आई। तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मेरे पास आए और कहने लगे, भाभी वो लड़की कौन है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ प्लीज़ बात करवा दो ना, कोई सेटिंग लगवा दो ना। तो मैं उसे कहती हूँ, जो ऐसे भी क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है, तुम मुझे छोड़कर तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो, क्या मुझसे बात करने में तुम्हें कोई दिक्कत है। तो देवर भाभी का हंसी मजाक हुआ, बातों ही बातों में हंसी मजाक। लेकिन शादी समारोह से फिर जब शादी समारोह खत्म होता है, लेकिन भाभी ने कहा था ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, पता लगवाती हूँ कौन है, और फिर मैं कोशिश करती हूँ तुमसे बात कराने की, तुमसे सेटिंग करवाने की। देवर भाभी में बात हुई, उसके बाद शादी समारोह खत्म होता है, सब अपने अपने घर लौट आते हैं। लेकिन ये जो बात कही थी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, मुझसे बात करने में तुम्हारा कोई दिक्कत है, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते, मुझ में वो ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है। ये सारी बात जो है, आदर्श पटेल अब नौजवान लड़का था, 20 साल उम्र था, इसीलिए उसके कान में ये सारी बात भाभी की बजने लगे। उसे लगा जो भाभी शायद मुझे सिग्नल दे रही है। अब आदर्श पटेल के पास भाभी राम कुमारी का नंबर तो था ही, और अक्सर वो आना जाना करता था। भाई के घर था, देवा भाभी का रिश्ता था, सारे लोगों को पता था, और एक ही गांव का था, सब फैले हुए थे, इधर उधर घर था। तो आदर्श पटेल जो है अब की बार जब राम कुमारी से बात करता है फोन पर, तो उन दोनों का बातों का ढंग बदल जाते हैं। भली देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन इन दोनों का जो है अश्लील बातें करने लगे, और ये बात दोनों को समझने में देर नहीं लगा। जो राम कुमारी क्या चाहती है आदर्श को समझने में देर नहीं लगा, और राम कुमारी को भी समझने में देर नहीं लगी, जो आखिर आदर्श ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, वो आखिर वो क्या चाहता क्या है मुझसे। फिर क्या था, अब आना जाना लगा ही था। वही जो लोकेंद्र पटेल है वो खेती बाड़ी में काम करता था, घर खाली रहता था, बच्चा स्कूल में चले जाते, राम कुमारी घर का खाना वगैरह सब कुछ करते। इसी बीच आदर्श पटेल जो है भाभी के पास चले जाते। अब चला जाने के बाद जो फ़ोन पे बातें होती थी वही अभी आमने सामने होने लगे। अब फिर क्या, दोनों का इच्छा वही थी, फिर दोनों के बीच में सारे मर्यादा को तोड़ते हुए दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। अब जब एक बार ये नाजायज़ संबंध कायम हो गया, देवर भाभी के बीच में पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया, अब इन दोनों को मजा आने लगा। अब इन दोनों आए दिन जब मन करता, दोनों राम कुमारी और आदर्श पटेल जो है उसी लोकेंद्र पटेल के घर में बड़े मजे से दोनों संबंध बनाया करते, दोनों इंटीमेट होते, किसी को कानो कान खबर नहीं। और इन लोगों को पता ही था लोकेंद्र पटेल कभी दोपहर में घर वापस नहीं आता। लेकिन
कुछ दिनों से जो है लोकेंद्र पटेल ने ध्यान रखा था, जो मेरी पत्नी, जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से आ जाती है, उसके बाद मेरा पत्नी मेरा खाना लेकर यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन कुछ दिनों से वो लेट कर रही है। 2-1 बार ने पूछा, लेकिन जो रामकुमारी है, बातें घुमा दिया था। लोकेंद्र पटेल थोड़ा समझ में आया, जो ये कुछ बातें घुमा रही है, कुछ बात दबा रही है, कहने में हिचकिचा रही, घुमा के बात कर रही है। पत्नी थी, आखिर 10 साल हो चुके थे शादी को, वो समझ रहा था। तो लोकेंद्र पटेल को थोड़ा बहुत डाउट हुआ अपने पत्नी के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है उसे पता भी नहीं था। तो इसीलिए एक दिन जो है लोकेंद्र पटेल दोपहर के वक्त वो घर वापस आते। जब आते हैं तो देखता कि उनके तो पैर तले जमीन खिसक जाती है, उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि उसके चचेरा भाई आदर्श पटेल और उसके पत्नी रामकुमारी जो है आपत्तिजनक हालत में उसी के घर में संबंध बना रहे होते हैं, और ये लोकेंद्र पटेल अपने आंखों से देख लेता है। जैसे ही देख लेता, इन दोनों का भी नजर उस लोकेंद्र पटेल के ऊपर पड़ता है। दोनों सहम उठते हैं, दोनों डर जाता है, और आदर्श पटेल को मार के पीट कर वहां से लोकेंद्र पटेल भगा देता है। जो तू कैसा लड़का है रे, तू अपनी भाभी माँ के समान के साथ तू ऐसा मुंह काला कर रहा है, आइंदा मेरे घर पर आना नहीं। बहुत मारते हैं, फटकारते हैं, और वहां से लोग आदर्श पटेल जो है वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद लोकेंद्र पटेल जो है अपनी पत्नी रामकुमारी को ऊपर भी हाथ उठाते, पहली बार था, हाथ उठाते, बहुत मारते, मोबाइल को लेकर तोड़ देते हैं। उसके बाद उसे मार पीटने के बाद जब थोड़ा बहुत गुस्सा ठंडा होता है लोकेंद्र पटेल को, फिर लोकेंद्र पटेल अपनी पत्नी रामकुमारी को समझाते हैं, जो देखो तुम कर क्या रही थी, अगर आसपास वाले को पता चलेगा, जीना हराम कर देगा, जीना मुश्किल कर देगा। तुम एक बच्चे की माँ हो, और तुम्हारे देवर है, तुम्हारे बेटे जैसा है, तुमसे 10-8 साल छोटा है, वो 20 साल का है, तुम 28 साल की हो। सारी बात लोकेंद्र पटेल अपने पत्नी को समझाते। पत्नी बहुत रो रही थी, शर्म के बारे में आंखें नीचे करके रोती रही। लोकेंद्र पटेल समझ रहा था जो इससे गलती हो गई, अब क्या करते। लोकेंद्र पटेल का पत्नी थी और एक तरफ भाई था, इसीलिए इस बात को ज्यादा वो हंगामा नहीं करता, वो खामोशी से चुपचाप इस बात को दबा लेते। और भाई को तो मार के भगा ही दिया था, उसको आने के लिए मना किया था, और यहाँ पत्नी को भी समझाते और दोबारा ऐसे काम से दूर रहने को सलाह देता है, जो अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया, दिखाई दिया, तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। ये अल्टीमेटम लोकेंद्र पटेल ने दिया था। उसके बाद अब रामकुमारी और आदर्श पटेल का बातचीत एकदम से बंद, और आदर्श पटेल जो है डर के बारे में अपने भाई के घर आ भी नहीं पा रहा था। कई दिन बीत जाता है, अब वही जैसा पहले जैसा सिलसिला चल रहा था वही चलने लगा। लेकिन एक दिन जो है रामकुमारी को राम बाजार में जाना था, वो अक्सर जाया करती थी, वो बाजार गई हुई थी, और इत्तेफाक से आदर्श पटेल जो उसका चचेरा देवर जिसके साथ उसका नाजायज रिश्ता था, वो भी बाजार में था। दोनों में मुलाकात हो जाती है, और इस टाइम लोकेंद्र पटेल खेती बाड़ी में ही था। दोनों के मुलाकात हो जाती, दोनों में बातचीत होता है। दोनों ने तो बहुत एक दूसरे के बारे में बातें जो भी करना था सब कुछ किया। अब यहाँ रामकुमारी बताती है, जो मेरी हालत तो बहुत बुरा है, तुम्हारे भैया जो है मुझे जान से मारने की धमकी दे दिया, और मुझे तुम बहुत याद आते हो। तो यहाँ आदर्श पटेल का भी हाल वही था। आदर्श पटेल भी कहता है, जो भाभी मैं क्या करूँ बताओ, अगर भैया को पता चलेगा तो भैया मुझे भी मार देंगे, और मेरे घर वाले को बता देंगे तो मेरा घर वाले भी मुझसे घर से निकाल देंगे, तो क्या करूँ। तो रामकुमारी को आदर्श पटेल एक मोबाइल देता, क्योंकि रामकुमारी ने बताया जो मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, सिम भी तोड़ दिया। तो आदर्श पटेल उसी बाजार में से एक फ़ोन और एक सिम कार्ड खरीद के देता है रामकुमारी को, और कहते हैं तुम इसको छुपा कर रखना, जब तुम अकेली रहना तब मुझे कॉल करना, या फिर मिस कॉल मारना, मैं तुरंत कॉल करूँगा। अब ये सब होने लगे, फिर से दोनों में बातचीत होने लगे। अब मौका मिलते ही जो है, जब रामकुमारी को लगता है जो लोकेंद्र पटेल अभी निकला हुआ, अब आएंगे नहीं, अब गाँव का ही बात था, तो आदर्श पटेल को वो फ़ोन करती, जो अगर मिलना है जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। आदर्श पटेल जाते, दोनों के बीच में जल्द से जल्द वो इंटीमेट होते, संबंध बनाते, फिर आदर्श पटेल उस घर से चले आते। लेकिन फिर कुछ दिन ये सब खिलौना हरकत होने के बाद लोकेंद्र पटेल को फिर से डाउट होने लगा अपनी पत्नी के ऊपर। अब की बार जो है लोकेंद्र पटेल अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखे थे, और इस बात को लेकर वो झगड़ा करने लगे, जो देखो मुझे पता है आदर्श फिर से तुम्हारे साथ मिलने आते हैं, और तुम ना मत कहना, क्योंकि मैंने देखा है, आसपास वाले ने मुझे कहा, हाँ तुम्हारे भाई आया था थोड़ी देर पहले। तो इस बात को मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम्हें वो पसंद है तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे छोड़कर जा सकते हो। लेकिन रामकुमारी रोती है और कहती है, जो आपको मेरी विश्वास नहीं है, बच्चे का कसम खाती है,
जो आपकी कसम खा के कहती हूँ, अपने बच्चे के कसम खा कर कहती हूँ। लेकिन रामकुमारी हज़ार दुहाई देती है, लेकिन लोकेंद्र पटेल को यकीन ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। और ये रामकुमारी समझ रही थी। रामकुमारी पूरी बात अपने चचेरा देवर आदर्श पटेल को बताती है और कहती है, देखो मुसीबत बहुत बढ़ चुका है, अब तो एक ही रास्ता है, हम दोनों को मिलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, वो है तुम्हारे भैया की मौत। अब दोनों पागल थे, आदर्श पटेल भी पागल हो गए थे भाभी के लिए प्यार में, और भाभी भी आदर्श के लिए पागल हो गई थी। इसीलिए इस काम को करने के लिए आदर्श पटेल भी राजी हो जाता और एक षड्यंत्र रचते। षड्यंत्र रचने के बाद 30 सितंबर की तारीख थी, वो 30 सितंबर 2021 की बात है। शाम के वक्त रामकुमारी जो है अपने पति के लिए दोपहर के वक्त अच्छा सा खाना बनाते। खाना बनाने के बाद वो खेती बाड़ी में चली जाती है और उसी दिन उसको मारना था। वहाँ पे जाके खाना वाना खिलाते और शाम के वक्त जो जब पति पत्नी लौट रहे थे, तभी जो है रामकुमारी पहले ही बता दिया, जो इतने टाइम में हम लोग लौटेंगे, तुम तैयार रहना। एक कुल्हाड़ी लेकर आदर्श पटेल जो है अंधेरा का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही रामकुमारी का इशारा मिलते ही पीछे से आकर अपने चचेरा भाई के ऊपर, लोकेंद्र पटेल के ऊपर आदर्श पटेल वार करता है, और एक नहीं कई बार वार करता है। लोकेंद्र पटेल वहीं पर गिरता है और तड़प तड़प कर पत्नी के सामने दम तोड़ देते हैं। जब दम तोड़ जाती है यानी मर जाता है, उसका सांसें खत्म हो जाती है, तब जो है वहाँ से आदर्श पटेल भाग जाते हैं और उस कुल्हाड़ी को लेकर रामकुमारी है अपने खेतीबाड़ी में जाकर फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद वो चीखती है, चिल्लाती है, गांव वाले को खबर देती है, सारे लोग जाते हैं और जाने के बाद फिर लोकेंद्र पटेल का बॉडी को लेकर अस्पताल भागते, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुका था। यह पूरा घटना बताने के बाद पुलिस वाले कहते हैं, जो देखो तुमने तो सच बताया, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, लोकेंद्र पटेल ने तो मुंह तक नहीं खोला था, ये तो हम लोगों ने बस तुम्हें एक चाल में फंसाया और तुमने पूरा उगाल दिया। अब पछताने से रामकुमारी का कोई फायदा नहीं था, जुर्म कबूल करता है। यहाँ आदर्श पटेल के ऊपर भी प्रेशर किया जाता है, आदर्श पटेल भी पूरा गुनाह कबूल कर लेता है, और कुल्हाड़ी मिल चुका था, उसे फिंगरप्रिंट का सबूत मिल चुका था, सारी बातें पता चल चुका था, कॉल डिटेल पता चल चुका था। अब उन लोगों का टेस्ट भी करेंगे तो उन लोगों का जो अवैध संबंध है, दोनों के बीच में संबंध बनता था, वो भी रिपोर्ट में पाया जाता है। और उसके बाद चार्जशीट बड़े पुख्ता तौर पर चार्जशीट दाखिल करता है और कोर्ट पेश करता है। दोनों को लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। आईपीसी की धारा 302 का धारा लगता है, क्योंकि 2021 का मामला है, तब तक जो है बीएनएस का नहीं लगा था, इसीलिए 302 आईपीएस के तहत मर्डर का, हत्या का मामला दर्ज करके दोनों को जेल भेज देता है। वाकई अवैध संबंध, न जाने ऐसा क्या अवैध संबंध में रखते हैं, जो पत्नी जो है इतना पागल हो जाती है, जो अपने पति को मरवा देती है, पर वही एक भाई होकर बड़े भाई का जान ले लेता है। किसी को ऊपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और अगर आपको लगता है जो इस वीडियो के मैंने जो कुछ भी बताया, आप लोगों का थोड़ा भी डाउट होता है जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप सर्च कीजिएगा गूगल में, तो आपको पूरा आर्टिकल, बहुत सारे नेशनल लेवल पर आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।